असिस्टेंट प्रोफेसर और सीएसआर नेट क्वालिफाई करने का आसान रास्ता। आसान रास्ता सुनते ही आप लोगों को लगता होगा हाँ कुछ आसान सा होगा जो फटाफट कुछ ट्रिक मिलेगी और हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो तरीके होते हैं तैयारी करने के वो होते हैं स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड सेशंस, कोई लाइव क्लास जो संभवतः 2 घंटे से लेके 6, 7, 8 घंटे की हो सकती है। और भी शायद टेस्ट सीरीज इस तरह की चीजें। हमने इन सबका एक अजीब सा कॉम्बिनेशन क्रिएट किया। हमें लगा कि यार समय आपके पास नहीं है, आप लोग कहीं नौकरी में बिजी हो, कोई पीएचडी में बिजी है, कोई एमएससी में बिजी है, सब लोग बिजी हैं। पढ़ने जितना टाइम घंटों तक आप बैठे हो वो टाइम नहीं है, और हर आदमी को, हर व्यक्ति को एक अलग अपने कंफर्ट के हिसाब से टाइम चाहिए होता है। किसी कोई कहता है कि भाई मैं तो सवेरे 6 बजे क्लास कर सकता हूँ, कोई कहता है मैं रात को 7 बजे क्लास कर सकता हूँ, या रात को 8 बजे क्लास कर सकता हूँ, और कई लोग कहते हैं हम दिन में क्लास कर सकते हैं। इन सब कॉम्बिनेशंस को जब हमने तलाशा कि तो एक चीज हमें समझ में आई कि सबकी जरूरत एक जगह पर जरूर कॉमन है, वो है क्वेश्चन सॉल्व करवाना। कोई आपको ये सिखाए कि एक्चुअली सवाल बनते कैसे हैं, कंफ्यूजन्स को दूर कैसे किया जाता है, पढ़ते वक्त उन चीजों का ध्यान कैसे रखा जा सकता है जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी सी बात मैं बता रहा हूँ। पढ़ते वक्त उन चीजों का ध्यान रखा जाए, वाकई में बहुत जरूरी है। यही सब कुछ होता है चिड़िया उड़ के अंदर। ये जो सेशन है इसको मैंने थोड़ा बहुत एडिट किया है जिससे कि आपका समय बहुत ज्यादा लंबा ना खींचे, और कुछ बेसिक सी इंस्ट्रक्शन जो हम यूजुअली सेशन के पहले देते हैं और जिस तरह का इंटरेक्शन करते हैं, ये आपकी वो देखने के लिए थोड़ा सा अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। सो गुड इवनिंग एवरीवन। जो आज अपन बात करने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स क्रोमोसोम। इस पूरे खेल में ऑपेरॉन, यूनिक एंड रिपीटेटिव डीएनए, इंटरप्टेड जीन्स, जीन फैमिली, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, हेटेरोक्रोमेटिन, न्यू क्रोमेटिन और ट्रांसपोजोन से रिलेटेड मैं आपसे बातें करने वाला हूँ। जो मेरे सारे सवालों का जवाब आपको इसी से देना है। पहला स्टेटमेंट सही बोला है मैंने, दूसरा गलत बोला है। पहला गलत बोला है लेकिन दूसरा सही बोला है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। अब आपको अगले कुछ देर तक मैं यही सीखने की बातें कर रहा हूं। इसी से मैं आपको सिखाऊंगा। आपके जो आंसर्स होंगे वो होंगे ए बी सी डी, इसके अलावा आपको आंसर नहीं देना है। तो शेल वी स्टार्ट? एवरीबडी इज प्रिपेयर्ड? तैयार है सब लोग कुछ नया सीखने के लिए? हेटेरोक्रोमेटिन आर जीसी रिच। हेटेरोक्रोमेटिन आर एसिटाइलेटेड रीजन्स। आपको फटाफट से 20 सेकंड में जवाब देना है कि मैंने कितनी चीजें सच बोली है और कितनी चीजें झूठ बोली है। आपका शुरू समय शुरू होता है अब। 20 सेकंड में आपको जवाब देना है। आंसर इज दिस। क्योंकि टेक्निकली आपने 30 सेकंड ले लिए। नाउ टू पीपल आंसर्ड करेक्टली, प्रिया एंड हिमांशी, रेस्ट अदर्स कंफ्यूज हो गए। जरा देखते हैं मामला एक्चुअली है क्या। अगर मैं आपसे बात करूं कि भैया ये क्या खेल है, तो हेटेरोक्रोमेटिन असल में होता है एटी रिच, और इधर के एटी रिच के साथ साथ इट इज जीन पुअर। और ये मजे की बात है होता है मिथाइलेटेड या डीएसिटाइलेटेड रीजन हेटेरोक्रोमेटिन। तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट गलत थे। आंसर वाज डी। बहुत सिंपल सी बात हो गई है। तो मैंने कहा चलो छोड़ो यार, और अच्छा सवाल करते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन इज डार्क स्टेनिंग इन इंटरफेस। हेटेरोक्रोमेटिन इज लाइट स्टेनिंग इन मेटाफेज। आपको इन दो में से एक बात बतानी है, या दोनों स्टेटमेंट से चूज करना है मैंने क्या सच बोला है और क्या झूठ बोला है। जरा सच और झूठ की भाषा क्लियर हो जाए, कितना मैं सच बोल रहा हूं, कितना झूठ बोल रहा हूं। सो आई होप यू एंजॉयड। मेरा अगला सिंपल सा सवाल होगा एक बार फिर इन्हें संबंधित। ध्यान रखने से पहला स्टेटमेंट मैंने सही लिखा था, बाकी गलत लिखा था। मैं चूंकि क्रोमेटिन पर अपना टॉपिक है तो मैंने आपसे अगला कुछ सवाल इस तरीके से किए। उसमें मैंने कुछ बेंडिंग्स के नाम लिख दिए। ये मैं आपके बार एमसीक्यू पूछना चाहूंगा। ए बी सी डी ई। इसमें सी बेंडिंग पहला नाम लिया मैंने, इसको सी डी बेंडिंग कहा दूसरे को मैंने, सी डी बेंडिंग। फिर मैंने नाम लिया इट इज डी बेंडिंग, इट इज जी बेंडिंग, एंड वन इज
एन बेंडिंग, भावनाओं को समझ लेना, बेंडिंग लिखा हुआ है। मेरा सिंपल सा सवाल है 5 चॉइस में से कि इनमें से कौन सी बेंडिंग काइनेटोकोर को आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेंडिंग इज required or responsible for identification of the kinetochore? काइनेटोकोर, आई होप आपको पता होगा क्या होता है काइनेटोकोर। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस इन सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर? किसी को पता है क्या, बताना चाहें तो? योगिता, द डिफरेंस बिटवीन काइनेटोकोर एंड सेंट्रोमियर। सर सेंट्रोमियर तो सर क्रोमोसोम का वो रीजन होता है, मतलब जो उसमें होता है, पर काइनेटिक और सेंट्रोसोम के साथ अटैच होने वाला कुछ वो होता है, जिसके साथ सैम्प ए जुड़ा होता है सर, मुझे माइक्रोट्यूब्यूल। डिफाइन करो भाई, मुझे समझ में नहीं आई बात। सर सेंट्रोमियर ही ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनाफेज काइनेटोकोर फॉर्म करता है, जिससे स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स एक मिनट, अटैच। आपने क्या बोला, दोबारा बोलेंगे? मुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। तो सेंट्रोमियर सेंटर है क्रोमोसोम का, जहाँ पे एनाफेज के टाइम पे एनाफेज के टाइम श्योर? नहीं, काइनेटोकोर फॉर्म पहले हो प्रोफेज? जाता है, एनाफेज के टाइम पे मतलब अटैचमेंट शुरू हो जाता है ड्यूरिंग कहाँ? द टाइम एनाफेज, ऑफ। प्रोफेज, मेटाफेज, किधर? मेटाफेज। श्योर मेटाफेज, नॉट प्रोफेज? सब डिसाइड कर लो, देखो आप लोग। फॉर्मेशन शुरू हो जाता है प्रोफेज में। कब शुरू हो जाता है? एट द टाइम ऑफ प्रोफेज स्टार्ट होता। मुझे आइडिया नहीं है, मैं कुछ नहीं बताने सर वाला। दोबारा क्वेश्चन आपको बोलिए डिसाइड सर, करना है कि फिर आप कब होता क्या है। बोलना चाहते हैं? सर सर काइनेटोकोर इज द प्रोटीन थ्रू काइनेटो को विच बिल्कुल द प्रोटीन, मैं डिनाई नहीं कर रहा कुछ भी। स्पिंडल आई एम नॉट फाइबर सर डिनाइंग। काइनेटोकोर से अटैच अटैच हो। हाँ, तो कब बात करोगे, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में? सर 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 ये एंड ऑफ द मेटाफेज। श्योर? नहीं सर, ये प्रोफेज में स्टार्ट होता है और फिर बेटा फेज में ये सारे लाइन अप हो जाते हैं, सारे क्रोमोसोम्स। तो आपको नहीं लगता कि ये इतना बेसिक सा आपको क्लियर रहना चाहिए मामला? हाँ सर। है, चलो कोई बात नहीं। मेरा अगला बहुत आसान सा सवाल, अब की बार बहुत ज्यादा ही आसान सवाल होगा। इनमें से कौन सा वाला क्रोमोसोम के लिए आप शब्द इस्तेमाल करोगे कि पूरी तरह से हेटेरोक्रोमेटाइज्ड होता है, ये कुछ करता ही नहीं है, फालतू परेशान कर रहा है आपको? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम इज कंप्लीटली हेटेरोक्रोमेटाइज्ड? मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, चिड़िया उड़ आपका टेस्टिंग नहीं होता, चिड़िया उड़ आपको डायरेक्शन देने के लिए होता है कि भाई पढ़ना क्या है। ठीक है, सो इसको इज्जत का सवाल मत बनाया करो, कोई फायदा नहीं इज्जत का सवाल बनाने को, क्योंकि हर चीज इज्जत का सवाल बनाओगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार जीवन में। थैंक यू कीर्ति पुंडीर, ये आंसर सही करने के लिए, बहुत ही बढ़िया। इट इज द बी क्रोमोसोम। बी क्रोमोसोम के संबंध में आप क्लियर रखिएगा कि इसको सुपर न्यूमेररी क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कहा जाता है। इसकी जो खास बात होती है कि पूरी तरह से हेटेरोक्रोमेटिन होता है, और ये टिपिकल एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की तरह होता है, जो आपके माइटोसिस में नॉर्मली पार्टिसिपेट ही नहीं करता, बस यूं ही पड़ा है तो पड़ा है। मेरा आसान सा सवाल होगा कि इनमें से कौन सा वाला क्रोमोसोम, या यूं कहें कि विच वन ऑफ द मल्टी सेलेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। इनमें से कौन से क्रोमोसोम के बारे में आप ये कहना चाहोगे कि इनका जो मेन पर्पस होता है वो कैसे भी करके ट्रांसक्रिप्शन की अमाउंट को बढ़ा देना है, या ट्रांसक्रिप्ट्स की अमाउंट को बढ़ा देना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम आर रेस्ट? एक से ज्यादा उत्तर सही हो सकते हैं, मोर देन वन कैन बी करेक्ट। दैट्स ब्यूटीफुल योगिता गोयल, कीर्ति पुंडीर एंड साक्षी भारद्वाज। इट इज सी एंड डी बोथ, दोनों ही वो लोग हैं जिनका काम ही एक्चुअली यही वाला होता है। कुछ जीके वाली बातें, जनरल नॉलेज, और जनरल नॉलेज पर आधारित जो सवाल होंगे उसमें मैंने कुछ फेमस से एग्जांपल्स लिखे हैं। MS2 फाजिस, हीमोफिलस, इन्फ्लुएंजी पूरा नाम लिखना चाहो तो इन्फ्लुएंजी, उसके बाद आप लिख दीजिए सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, सेक्रोमाइसिस सेरेविसी। आप एक बार और लिखना चाहें तो ड्रोसोफिला लिख दीजिए, ड्रोसोफिला। उसके बाद आप एक और लिखना चाहें तो
सी एलिगेंस लिख दीजिए। मेरा आसान सा सवाल, इनमें से वो पहला MS2 इनमें से वो पहला ऑर्गेनिज्म या कुछ भी स्ट्रक्चर जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग पहली बार हुई थी। मैंने 5 चॉइस दिए आपको, जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग पहली बार हुई थी। वो एंटिटी या वो बीइंग जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग पहली बार हुई थी। बहुत ही बढ़िया हिमांशी अग्रवाल, थैंक यू वेरी मच। इट वाज MS2 फाजेस। मैंने यहाँ पर सवाल को चेंज कर दिया। अब की बार मैंने कहा नहीं नहीं यार, आपको मुझे बताना है इट इज बैसिलस सबटाइलिस और द फर्स्ट माइक्रोब जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग सबसे पहली बार हुई थी। पहला माइक्रोब जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई थी पहली बार। बच्चों से सवाल है, सारे के सारे जीके बेस्ड सवाल है, पर आने चाहिए ये। दिस वाज द फर्स्ट माइक्रोब, लिविंग बीइंग ऑब्वियसली, क्योंकि वायरसेस को हम लिविंग बीइंग नहीं कह रहे हैं। इट वाज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। बहुत बढ़िया। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात हुई, तो हमने ये चॉइस भी हटा दी और इट इज Arabidopsis, it is rice। ठीक है, चॉइसेस में मैं ले लूं द फर्स्ट यूकैरियोट जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग सबसे पहली बार हुई थी। पहला यूकैरियोट जिसकी जीनोम सीक्वेंसिंग सबसे पहली बार हुई थी। बहुत बढ़िया। सो इट वाज अ Saccharomyces cerevisiae। जरा मेरे सवालों को मैं फिर यहीं पर ले आऊं। मैंने कहा यार थोड़ा ढंग से सवाल किए जाए, और मैंने यहाँ पर जीनोम, आपका चूंकि क्रोमेटिन पर सवाल है, रिपीटेटिव डीएनए पर सवाल है, जो मुझे पूछे जाना है आपके सिलेबस के अनुसार, मैंने आपसे सवाल किया कि आपको वापस इसी तरीके से बताना है। डायरेक्ट रिपीट्स आर इंडिकेशन ऑफ ट्रांसपोजिशन, inverted repeats are indication of transposon position। मैं आपको इसको सोचने के लिए 45 सेकंड्स दे रहा हूं जानबूझ के, कि आप 45 सेकंड तक ये सोचो कि मैंने क्या बोला है। ये आराम से सोच समझ के जवाब देना कि मैंने क्या बोला है और सच बोला है या नहीं बोला। आपको इन स्टेटमेंट में से ABCD करेक्ट करना है। अगर आपने ट्रांसपोजोन्स पढ़े हैं सही ढंग से, तो ये आपको आंसर क्लिक करना चाहिए कि मैंने क्या बोला है एग्जैक्टली। क्या तो सच है और क्या झूठ है। सारा खेला सच और झूठ का है इसमें। सोच समझ के जवाब देना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दिस विल शो योर इन डेप्थ नॉलेज फॉर द ट्रांसपोजोन्स। दैट्स ब्यूटीफुल हिमांशी, राखी एंड कीर्ति। दोनों ही स्टेटमेंट मैंने सही लिखे हैं। मैंने डायरेक्ट रिपीट हर उस जगह पर जाकर क्रिएट होगा जहां पर आपने ट्रांसपोजिशन किया, और ये इंडिकेशन होता है
डायरेक्ट रिपीट एक्चुअली मजे की बात है, जीनोम में बने ही ऐसे हैं कि मल्टीपल टाइम्स आपके मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट जंप करते गए और ये सब कुछ क्रिएट होता चला गया। और एक ट्रांसपोजोन बताता है कि भाई मेरे आसपास इन्वर्टेड रिपीट है और ये मेरी आइडेंटिटी है। दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसपोजोन। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। सर सर यस, एक डाउट है छोटा सा। बताएं। सर जब ट्रांसपोजिशन आप मुझे पता है यही पूछने वाले हो, मैं बता ही देता हूँ पहले से ही। हाँ, सवाल कीजिए। हम्म, डू आस्क योर क्वेश्चन ही प्लीज। सेम, क्या सर? हाँ, सवाल कीजिए योगिता। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि सर डायरेक्ट रिपीट तो जो होस्ट वाले होते हैं वो ट्रैवल नहीं करते ना, वो तो हाँ, जिधर मैंने क्या बोला? मैंने नहीं बोला। तो सर वो ट्रांसपोजिशन का आपने लिखा था ना उस जगह जब पर ट्रांसपोजिशन हुआ है, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर ये उठ के यहाँ से चला गया, अगर ये जो ट्रांसपोजोन है ये उठ के यहाँ से चला गया, तो इस जगह हम्म 1 2 3 4 1 2 3 4 क्रिएट हो जाएगा। एंड दिस विल शो, हाँ भाई ये डायरेक्ट रिपीट है। जो भी कोई सीक्वेंस होगी, कोई भी सीक्वेंस का नाम ले दो यहाँ पर, इट इज ATTC, तो यहाँ पर एक बार फिर ATTC क्रिएट हो चुका होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट रिपीट। और ये जो मामला है ये इन्वर्टेड रिपीट्स का है, ये इसका सिंबल है। मुझे पता था आप ये सवाल करने वाले हो, इसलिए मैंने पहले बना दिया था। गेटिंग इट? अब यस ये सर आई ट्रांसपोजन गेट। कहीं और चला जाएगा तो सपोज वहां पर 4 5 6 7 लिखा हुआ है, ये भाई साहब वहां बैठे हैं, इन्होंने इसकी डबलिंग कर दी 4 5 6 7। जब कभी भी यहां से उठ के चला गया तो ये 4 5 6 7 के दो क्रिएट हो गए यहाँ पर, 4 5 6 7। कुछ भी सीक्वेंस का नाम, मेरे को जल्दी में यही नजर आता है, तो मैंने यही लिख दिया। गेटिंग? ठीक है सर, यस सर ये समझ फंडा गए। होता है डायरेक्ट रिपीट इन्वर्टेड रिपीट्स का। चलिए खैर, मैं जरा आसान से हल्के सवाल और करना शुरू करूं। हल्के फुल्के सवाल एक बार फिर से। मैंने कुछ एक नाम लिखे। हम्म, मैंने यहाँ पर चॉइसेस में ले लिया फटाफट से इस सवाल को, 4 चॉइस में लिखना चाहता हूं। ठीक है, मैंने कहा क्रिप्टिक सैटेलाइट, योर मिनी सैटेलाइट, योर माइक्रो सैटेलाइट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, इसमें एक अच्छा सा सवाल, ऑल ऑफ दीज। और एक चॉइस बना दी मैंने, नन ऑफ दीज। अब आपको इन 5 चॉइस में से सोचना है। मेरा जो सिंपलेस्ट सवाल होगा वो ये कि इनमें से किस सैटेलाइट को आप हाईली पॉलीमॉर्फिक की कैटेगरी में डालना चाहोगे, हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सॉरी, टाइम ज्यादा दे दिया गलती से मैंने। दैट्स ब्यूटीफुल। हिमांशी, कीर्ति, प्रियांशी, प्रिया एंड योगिता। जो सारा का सारा फंडा होता है माइक्रो सैटेलाइट का, वो छोटे क्लस्टर्स होते हैं और इनका जो साइज होता है 1 से 4 बेस पेयर का रिपीट होता है। बेसिकली 1 से 4 1 से 4 1 से 4 ये लगातार क्रिएट करते जाते हैं। सो हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इनका होता है और ये पूरे के पूरे जीनोम में बिखरे हुए होते हैं। मेरा आसान सा सवाल होगा, अगर मैं सेंट्रिफिकेशन करूं, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन, तो ये जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस हैं ये एक मेन जीनोम से एक अलग बैंड बनाने की कोशिश करते हैं और इनको इसीलिए कुछ नाम दिया जाता है। ठीक है, नाम तो बड़ा जाहिर सा है, सभी जगहों पर मैंने सैटेलाइट लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये बताना है कि वो कौन सा वाला है इनमें से जो कि एक हाईली रिपीटेटिव क्लस्टर को रिप्रेजेंट करता है। एल्फॉइड डीएनए भी इसको कहा जा सकता है। आंसर इज दिस। 10 सेकंड में जवाब देना है। बहुत बढ़िया, इट इज योर
क्रिप्टिक सैटेलाइट, क्रिप्टिक सैटेलाइट को आप नॉर्मल सैटेलाइट डीएनए भी कह सकते हो, जिसको अल्फा सैटेलाइट या अल्फॉइड डीएनए भी कहा जा सकता है। क्रिप्टिक का मतलब होता है छुपा हुआ। सेंट्रिफिकेशन में जीनोमिक बैंड के पास एक अलग सेपरेट बैंड बनाता है। तो चूंकि सैटेलाइट हमारे धरती से एक अलग हटी हुई चीज, एक सैटेलाइट है जो चक्कर लगा रहा है और धरती से सटा हुआ है, तो इसको प्यार से शुरुआत में इसी को सैटेलाइट डीएनए कहा गया था। खैर, मैं जरा आसान से सवाल आपसे कुछ और भी कर लूं, जिसमें कि आपको एक बचकाना सवाल का जवाब देना है। आंसर इज ABCD। 200 बेस पेयर, 165 बेस पेयर, आपका 146 बेस पेयर एंड नन ऑफ अबव। आपका जब न्यूक्लियोसोम को स्टडी करते हो तो 4-5 शब्द क्रिएट होते हैं। मेरा जो आसान सा सवाल है वो ये है कि भैया क्रोमेटोसोम में कितना डीएनए कवर होता है? हाउ मच डीएनए इज कवर्ड इन द क्रोमेटोसोम स्ट्रक्चर? बहुत ही बढ़िया, आसान सवाल था ये। मेरा और आसान सवाल ये होगा, This is might be 164 हाँ or 164 165, वो इतना प्रिसाइज नहीं हो सकते। 164 160 रेंज, यूजुअली रेंज होती है 164 टू 165। जैसे 146 वाला 146 नहीं होता, 142 148 ऐसा होता है वो। एग्जैक्ट पर आप मत जाइए, वो डिपेंडिंग ऑन द आपने मॉडल क्या लिया हुआ है, टेक्निक कौन सी यूज की है, इन सभी बातों पर वो निर्भर करता है। मेरा कुछ स्टेटमेंट में लिखूंगा जो कि अगेन जीन पुअर 80 रिच योर डार्क स्टेनिंग अर्ली रेप्लिकेटिंग, which one of the following is wrong in case of heterochromatin? गलत बात लिख दी है मैंने हेटेरोक्रोमेटिन के संबंध में। कुछ है जो मैंने गलत लिख दिया? बहुत बढ़िया, बड़ा मजेदार यार आप लोग तो। मैंने फिर अच्छे से सवाल करने शुरू किए। मैंने कहा यार कुछ मजा नहीं आया। मैंने कुछ वैल्यूज लिखी। मैंने लिखा 20 नैनोमीटर और 11 नैनोमीटर, 30 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर, और अगर पसंद आ रहा है तो 700 नैनोमीटर, और ज्यादा पसंद आ जाए थोड़ा आगे आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं। मेरा आसान सा सवाल एक बार फिर, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये न्यूक्लियोसोम का डायमीटर आप किस रेंज पर रखना चाहोगे? व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियोसोम? अपन क्रोमेटिन के संबंध में बात कर रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल डेटा है। रट्टा मारने वाला क्वेश्चन है। मजे की बात है ये हो गया आपका डीएनए, न्यूक्लियोसोम, सोलेनॉइड और ये स्कैफोल्ड और ये एक्सटेंडेड स्कैफोल्ड, और उसके बाद आगे चले जाओगे तो 1500 और 3000 नैनोमीटर पर आपका मेटाफेज क्रोमोसोम हो जाता है। ये तो पूरी की स्टोरी है जिसको आपको ऑर्डर में याद रखना चाहिए। मैंने कहा यार चलो छोड़ो, और आसान सवाल करते हैं। मेरा आसान सवाल सिंपल सा, मैंने क्या किया, कुछ नाम लिख दिए जिसमें मैंने आपसे कहा कि दिस इज द ब्रोमो डोमेन, ब्रोमो डोमेन। मैंने आपसे कहा कि दिस इज द क्रोमो डोमेन। मैंने आपसे कहा कि नहीं नहीं, दिस इज अ सेंट डोमेन, सेंट डोमेन, और मैंने एक चॉइस दे दी नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव।
आसान सा सवाल एक बार फिर, इनमें से कौन सा वाला डोमेन आपका मिथाइलेटेड रीजन्स को रिकॉग्नाइज करता है? 4 चॉइस में से आंसर इज दिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉग्नाइजिंग द मिथाइलेटेड रीजन्स या मिथाइलेशंस को? क्रोमेटिन रिमॉडलिंग का सवाल है ये। दैट्स ब्यूटीफुल योगिता, जनप्रीत एंड कीर्ति पुंडीर। जो सारा का सारा मामला होता है वो ये होता है कि ब्रोमोडोमेन आपके एसिटाइलेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्रोमोडोमेन आपके मिथाइलेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं, और सेंट डोमेन अनमॉडिफाइड रीजन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। सिंपल सा सवाल। मैंने आपसे कहा नहीं यार, कुछ और कठिन सवाल यहाँ पर अपन डाल लेते हैं। मैंने आपसे कहा रुको भाई, मैंने जल्दी से एक चॉइस लिख दी यहाँ पर, इट इज SWI SNF, your ISWI your INOAT and MI2NURD. NURD। आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें से कौन सा वाला जो रिमॉडलिंग कॉम्प्लेक्स है वो स्लाइडिंग भी कर सकता है, तो ट्रांसफर भी कर सकता है, तो रीस्ट्रक्चरिंग भी कर सकता है। तीनों तरह के काम ये कर सकता है। कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स? स्लाइडिंग, ट्रांसफर एंड रीस्ट्रक्चरिंग। मेरा अगला सिंपल सा सवाल 500 इसको लेके, इनमें से कौन से वाले स्ट्रक्चर में, कौन से वाले कॉम्प्लेक्स में ब्रोमोडोमेन प्रेजेंट होते हैं? ब्रोमोडोमेन, अभी मैंने आपसे ब्रोमोडोमेन के संबंध में बात की थी, तो ब्रोमोडोमेन इनमें से किस में प्रेजेंट होते हैं? आसान आसान सवाल है सारे के सारे, रट्टा बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। बहुत ही बढ़िया हिमांशु जनप्रीत, पढ़ के तो आते हैं लगभग बाय गॉड की कसम। क्वेश्चंस आर अगेन बेस्ड ऑन योर चिड़िया उड़। थोड़ा सा मैं इसको, सॉरी, टिपिकल वाला चिड़िया उड़ इस वक्त मैं शुरू कर रहा हूँ। I love this चिड़िया उड़। A B C D, 1 is correct, 2 is wrong, 1 is wrong, 2 is correct, 1 is correct, 2 is correct, 1 is wrong and 2 is wrong। मैंने फटाफट से 1 और 2 के बारे में लिखा। मैंने यहाँ पर कहा कि लैक ऑपेरॉन work well in presence of high cyclic AMP and glucose। TRP operon start functioning if TRP is absent। मैंने कौन सी बात सच लिखी है? आराम से 30 सेकंड्स लीजिए सोचने के लिए। ऑपेरॉन भी आपके सिलेबस में, मैं आपको बता दूं, दिस वाज योर सिलेबस, जिस पर से मुझे सवाल पूछना है। बहुत ही शानदार, कुछ लोगों ने अच्छे जवाब दिए हैं। इट इज योगिता, अंकिता, कीर्ति, हिमांशी एंड प्रियांशी। बहुत बढ़िया। मेरे
इस जगह पर ये गड़बड़ लिखी हुई थी, लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है। मैंने यहां पर फिर से सवालों को चेंज किया। लेक ऑपेरॉन will be expressing constitutively if lactose binding site mutated. Lac operon will express constitutively if operator show loss of function. ठीक है, शांति से पढ़ लीजिए, दोबारा बोल देता हूं। लेक ऑपेरॉन विल बी एक्सप्रेसिंग कॉन्स्टिट्यूटिवली इफ लैक्टोज बाइंडिंग साइट इज म्यूटेटेड, और लेक ऑपेरॉन विल बी एक्सप्रेसिंग कॉन्स्टिट्यूटिवली इफ ऑपरेटर शो लॉस ऑफ फंक्शन। आराम से 30 सेकंड है आपके पास आंसर देने के लिए। 30 सेकंड में जल्दी से सोच के जवाब दीजिए। आई रिपीट, आपको पढ़ते वक्त किन छोटी चीजों का ध्यान रखना है चिड़िया और असल में उसके लिए होता है। मुझे भी पता है आपको सारे नहीं आएंगे, ऑब्वियसली मैं सवाल ही ऐसे पूछ रहा हूं, बट दिस विल नेवर मीन कि आप उसमें हिम्मत हार जाएं। रिपीटेडली ध्यान से देखिए मैं पूछ क्या रहा हूं, मेरा पूछने का पैटर्न क्या होता है, मैं कोई सवाल में कितनी गहराई तक आपको लेके जाना चाहता हूं। बहुत ही बढ़िया जनप्रीत कौर एंड कीर्ति पुंडलीर, बड़ा ही शानदार। अरे यस योगिता, सर वो गलती से हो गया था, सॉरी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकोपेरॉन विल बी एक्सप्रेसिंग कॉन्स्टिट्यूटिवली, क्यों? क्योंकि लैक्टोज बाइंडिंग साइट म्यूटेटेड। नो यार, लैक्टोज बाइंडिंग साइट म्यूटेट हो जाए तो वो बेचारा कभी चालू ही नहीं होगा, ये कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। लेकोपेरॉन विल एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूटिवली ऑफ ऑपरेटर शो लॉस ऑफ फंक्शन। ऑपरेटर ने काम करना बंद कर दिया तो रिप्रेसर कर क्या लेगा? आराम से आरएनए पॉलीमरेज आएगा, निकल जाएगा, भाग जाएगा, लगातार काम कर पाएगा वो। बात तो सही है। मैंने और आसान सवाल आपसे पूछना शुरू किए। ऑपरेटर इज cis acting factor, repressor is trans acting element। आपके हिसाब से मैंने क्या चीज सही और क्या चीज गलत लिखी है? बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपको पता है कठिन तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। कीप ऑन डूइंग, बहुत हिम्मत से काम कीजिए, मजा आएगा आपको। इससे ज्यादा आसान सवाल मैं नहीं कर सकता क्योंकि डेफिनेशन है, आपको परिभाषाएं क्लियर होनी चाहिए कि क्या चीज किसको क्या कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। और ये किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आगे आगे का शब्द सोच के बैठे हो। द होल क्लास मेड इट रॉन्ग। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ फैक्टर लिखा हुआ है और यहाँ एलिमेंट लिखा हुआ है, जबकि ये इसको ऐसा होना चाहिए था सी बनने के लिए। मैंने दोनों ही स्टेटमेंट गलत लिखे हैं। ऑपरेटर इज एक्चुअली सिसेक्टिंग एलिमेंट, रिप्रेसर इज ए ट्रांसएक्टिंग फैक्टर। शब्दों का ख्याल रखिएगा। एलिमेंट का मतलब आप रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस के बारे में बात करोगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में फैक्टर का मतलब होता है कोई डिफ्यूजिबल फैक्टर, कोई डिफ्यूजिबल चीज जो इधर से उधर मूव कर सकती है। भाई ये तो मूव करता है नहीं, लेकिन ये मूव करता है, तो ये बात गलत है, ये बात गलत है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। मजा आया नहीं आया? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड चिड़िया उड़ गई चिड़िया। योगिता जी, यस योगिता सर, प्रभु, चिड़िया उड़ गई, यस सर, यस, इसको बोलते हैं यस चिड़िया सर। उड़। मुझे पता है आपको आता है, आई एम डैम श्योर आपने सबने खूब बार पढ़ा है ट्रांसएक्टिंग फैक्टर और सिस एक्टिंग एलिमेंट, लेकिन मैंने एक शब्द को उल्टा पुल्टा कर दिया।
और आप इतना जल्दी में थे कि आपने रीड करना उचित नहीं समझा और पूरी क्लास ने सी लिखा है। दोनों स्टेटमेंट आपको सही लग रहे थे, दो लोगों को छोड़ के। तो बस इतना सा ही अवेयरनेस लेवल बढ़ाना है, और तो क्या है, बाकी तो सब आप जीनियस हो ही सही। यू ऑल आर जीनियस। बोलो हाँ, जीनियस तो हम हैं ही। हाँ चलिए। सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स यू पीपल आर फेसिंग? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सर फ्लो टूट गया है सर मेरा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपकी बार शेड्यूल बना के दिया है आपको कि जितना